नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज देश और दुनिया का एजेंडा सेट करने वाली खबरें। सबसे पहले आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में युद्ध का नया चैप्टर। सिनवार बना हमास का चीफ। बांग्लादेश में मुसीबत में हिंदू। घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। आज गोल्ड के लिए खेलेगी विनेश। तो आज की ये वो बड़ी खबरें हैं। एजेंडा फुल एंड फाइनल में सबसे पहले खबर है मिडिल ईस्ट से। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि हिजबुल्लाह के गढ़ में अब तक का सबसे बड़ा अटैक हुआ है। आईडीएफ का दक्षिणी लेबनान में सैन्य डिपो पर हमले में हिजबुल्लाह के भारी मात्रा में हथियार बर्बाद हो गए और इजरायली एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा है। और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर काउंटर अटैक किया है। किरियत शमोना इलाके में रॉकेट की बरसात कर दी। हिजबुल्लाह ने एक साथ दर्जनों रॉकेट से हमला किया गया। इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा है सभी रॉकेट नाकाम किए गए। और लेबनान की राजधानी बेरूत पर फिर से बड़े हमले की तैयारी है। बेरूत के आसमान में इजरायली वायुसेना की गर्जना। बेरूत में फाइटर जेट्स देख दहशत में हैं लोग। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेरूत की तस्वीर है जहां इजरायली एयर स्ट्राइक हुई है और देखिए फाइटर जेट्स इजराइल के नजर आए हैं और ये फाइटर जेट्स देख करके लोगों के बीच दहशत का माहौल है। इस बात का डर है कि कहीं कोई बड़ा हमला फिर से ना हो जाए। और वहीं इजराइल पर हमले के लिए हिजबुल्लाह की बहुत बड़ी तैयारी की खबर आ रही है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने घातक ट्रेनिंग ली है। इजराइल के सैन्य अड्डों पर भीषण हमला। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले का वीडियो भी जारी किया। तस्वीर आप देखिए। और वहीं हिजबुल्लाह ने ड्रोन से इजराइल पर किया है हमला। हिजबुल्लाह ने ड्रोन से इजरायली बेस को अपना निशाना बनाया। बताया जा रहा है नॉर्थ गैलिली के शारगा बेस पर ड्रोन अटैक किया गया। हमले में आईडीएफ की कई गाड़ियां भी तबाह हो गई हैं। तो इजराइल पर एक तरफ हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट और ड्रोन से हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ ईरान भी इजराइल पर भीषण अटैक करने की तैयारी पूरी कर चुका है। 24 घंटे में इजराइल पर बारूदी वर्षा। आप देखिए, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने धमकी दी है इजराइल पर जवाबी हमला होकर रहेगा। ये पेजेश्कियान की तरफ से कहा गया। साइलो मिसाइल से इजराइल पर हमले की तैयारी ईरान की तरफ से की गई है। 2000 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करेगा ईरान इजराइल के खिलाफ। ईरानी सेना लगातार हमले का अभ्यास कर एक्सरसाइज को अंजाम दिया जा रहा है। हमले के लिए रूस के साथ चीन भी कर रहा है ईरान की मदद। जो खबर आ रही है सामने, इजराइल के खुफिया जानकारी भेज रहे हैं चीनी सैटेलाइट्स, ये जानकारी है। और इसके अलावा खबर ये कि इजरायली सेना की खुफिया तस्वीरें भी सैटेलाइट के जरिए ईरान को भेजी जा रही है और मदद की जा रही है। तो याह्या सिनवार, जिसे हमास का नया चीफ बनाया गया है, आखिर कौन है याह्या सिनवार? दरअसल 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था इजराइल में, इसका मास्टरमाइंड सूत्रधार है ये। हमले में 1200 लोगों की मौत हो गई थी इजराइल में। 250 लोगों को बंधक बनाया गया था। सिनवार इजराइल की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। सिनवार को इजराइल ने 3 बार गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में भी याह्या सिनवार का नाम शामिल है। हमास सुरक्षा सेवा यानी कि मस्द का ये संस्थापक है। 2017 में गाजा के अंदर हमास का नेता इसे चुना गया था। और अब बात बांग्लादेश की हम करने जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा अभी भी जारी है। कट्टरपंथियों ने हिंदू घरों पर हमला कर दिया है और छत्रगाम, दिनाजपुर, नीलफामारी जिलों में हिंदुओं के गांव को भी निशाना बनाया गया। हिंदुओं के घरों में तोड़ फोड़ के बाद आग लगा दी। ওই পাশে উমার ওইটা ঘর একবারে। तो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का रास्ता अब साफ हो चुका है। मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार की कमान सौंपी गई है। सरकार में शामिल 10 संभावित सदस्यों के नाम भी सामने आ गए। टीम में पूर्व सैनिक और पूर्व जजों को जगह मिली है।
तो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के तौर पर मोहम्मद यूनुस को जो कमान सौंपी गई है, इसको लेकर खबर क्या है? बांग्लादेश में जल्द अंतरिम सरकार का जो गठन है वो मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुखिया होंगे, ये फैसला लिया गया बैठक में। राष्ट्रपति की अध्यक्षता में बंगा भवन में इस बैठक को किया गया। तीनों सेना की मौजूदगी में ये बैठक हुई और इसके बाद ये फैसला लिया गया। इस बैठक में छात्र संगठन के नेता भी मौजूद थे। मुख्य सलाहकार के तौर पर मोहम्मद यूनुस को चुना गया है। अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता है यूनुस। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के धुर विरोधी भी मोहम्मद यूनुस माने जाते हैं। तो बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा अभी भी जारी है। ढाका में हिंदू मंदिरों घरों पर हमला किया गया। कट्टरपंथियों ने मंदिर में तोड़फोड़ की। बांग्लादेश के पावना में भी हिंदुओं के घरों पर अटैक हुआ है। तो देखिए, बहुत ही बुरा हाल है। बांग्लादेश में जो अराजकता पैदा हुई है उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान उठाना पड़ रहा है तो वो है वहां रहने वाले हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। कई ऐसे वीडियोस हमने आपको दिखाई है। देखिए, जो फिलहाल आप वीडियो देख रहे हैं ये एक मंदिर की तस्वीर है जहां कई घर और मंदिरों में इसी तरीके से प्रदर्शनकारियों ने, अराजक तत्वों ने आग लगा दी है। तो बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल के बीच वहां से कुछ लोग आधी रात को दिल्ली पहुंचे। भारत पहुंचे लोगों से TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा ने बात की। क्या कहा गया उनकी तरफ से, सुनिए आप। जिस तरीके से वहाँ पे तख्ता पलट हुआ है तो क्या लग रहा था पूरे कंट्री में क्या पैनिक की सिचुएशन है? क्योंकि लोगों ने संसद पर भी कब्जा किया, हिंसा हो रही, आगजनी हो रही, 300 से ज़्यादा लोग मारे गए। तो अब ठीक है, अब तो कुछ नहीं है ऐसा। पहला था जो भी था, अब नथिंग रहता। कब से सामान्य है आपके हिसाब से? क्योंकि अभी भी आज से सामान्य है, वैसा कुछ अब लग रहा है कि बेहतर होगी। बेहतर है। लोगों में इंडियंस जो वहाँ रह रहे हैं उनमें डर है, वहाँ पे लोग इंडियंस आ रहे हैं यहाँ पर, आ रहे हैं जस्ट टू मीट द फैमिली, लेकिन अब कोई डर नहीं है, नथिंग लाइक दैट। जिस जगह आप थे वहाँ पे क्या हालात थे? अभी हिंसा हो रही थी? हिंसा हो रही थी प्रीवियस डे। तो बांग्लादेश 1971 में नया देश बना। उस वक्त वहां पर हिंदुओं की आबादी 20% थी। 3 साल के बाद वहां के जनसंख्या के आंकड़े फिर से सामने आए। तब हिंदुओं की आबादी घटकर 13.5% हो गई। अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता की वार्षिक रिपोर्ट 2022 के मुताबिक साल 2011 में बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या घटकर 10% रह गई है, जबकि उस समय बांग्लादेश में सुन्नी मुसलमानों की जनसंख्या 89% थी। अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता की वार्षिक रिपोर्ट 2022 के मुताबिक साल 2022 आते आते हिंदुओं की संख्या और घटी और यह 8% रह गए, जबकि बांग्लादेश में सुन्नी मुसलमान बढ़कर 91% हो गए। पलायन की बात करें तो हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1964 से लेकर वर्ष 2013 के बीच बांग्लादेश में 1,10,00,000 हिंदुओं ने देश छोड़ दिया, यानी कि हर वर्ष 2,30,000 और हर दिन 632 हिंदुओं ने बांग्लादेश से पलायन किया। तो प्रॉपर्टी में निवेश करने वालों को एक बड़ी राहत से जुड़ी खबर है, जल्दी से आपको बता दें। दरअसल घर खरीदारों को मोदी सरकार एक बड़ी राहत देने वाली है। LTCG टैक्स नियम बदलने का प्रस्ताव और साथ ही बजट 2024 में हटाया गया है इंडेक्सेशन का प्रस्ताव। तो देखिए, एक अच्छी खबर है होम बायर्स के लिए। तो होम बायर्स के लिए किस तरह से ये तोहफा है, घर खरीदारों को किस तरह से बड़ी राहत मिल सकती है, इस फैसले के बाद आपको सीधा बिग वॉल का रुख करते हैं और बताते हैं। दरअसल सरकार ने फाइनेंस बिल में संशोधन का प्रस्ताव किया है। टैक्स पेयर्स को रियल एस्टेट पर कैपिटल गेन टैक्स के आकलन का जो विकल्प है वो दिया जाएगा। LTCG इंडेक्सेशन के तहत टैक्स पेयर्स को 2 विकल्प यानी 2 ऑप्शंस देने के लिए जो संशोधन है वो किया जा रहा है। नई टैक्स रिजीम में 12.5% बिना इंडेक्सेशंस के इसको लागू रखा जाएगा, यह फैसला किया गया है। ओल्ड टैक्स रिजीम की बात की जाए तो 20% इंडेक्सेशंस के साथ का जो ऑप्शन है वो मौजूद रहेगा। जो सबसे कम होगा वही विकल्प चुनना टैक्स पेयर्स के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। इस लिहाज से जो राहत है वो मिलने वाली 23 जुलाई से पहले खरीदी जमीन या फिर LTCG के ट्रांसफर पर इसे लागू किया जाएगा। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को पर्याप्त टैक्स राहत मिलेगी, जो जानकारी सामने आ रही है। और अब अगली अहम खबर, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट ने इतिहास रच दिया है। 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में पहुंची है विनेश। सेमीफाइनल में क्यूबा की रेसलर को हरा दिया है। विनेश ने क्यूबा की रेसलर को 5-0 से हराया है। आज गोल्ड मेडल के लिए कुश्ती रिंग में उतरेंगी विनेश फोगाट।
तो देखिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सेमीफाइनल में क्यूबा की रेसलर को विनेश ने हरा दिया है। आज गोल्ड मेडल के लिए कुश्ती रिंग में विनेश फोगाट उतरने वाली हैं। तो ओलंपिक में किस तरह से विनेश फोगाट ने इतिहास को रचा, ये आप देखिए। कुश्ती के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। विनेश के पास आज गोल्डन गर्ल बनने का बड़ा मौका है। फाइनल में एंट्री करते ही सिल्वर मेडल तो पक्का कर लिया है। 50 किलोग्राम भार वर्ग की फ्री स्टाइल में क्यूबा की गुजमैन को 5-0 से पराजित किया। आज रात यूएस की सारा एन्ना हिल्डर ब्रांड से फाइनल का मुकाबला खेलेंगी। द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित विनेश के चाचा महावीर फोगाट ने इस मौके पर कहा है कि मेहनत के बूते विनेश ने वजन कम किया है और 50 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर देश का भी दिल वो जीतेगी। मुझे बड़ी खुशी है, जो कई साल से जो मैं जो सपना देख रहा था ओलंपिक, जो मैंने स्टार्टिंग की थी, यूँ स्टार्टिंग की भी मेरी बेटी जो ओलंपिक गोल्ड मेडल लाएंगी और आज वो मेरा सपना नज़दीक है मेडल के। और मेरे पूरा विश्वास है मेरी बेटी जो ने गोल्ड मेडल लेके आएगी। और जो 2016 और 2020 में नहीं कर सकी, जो हिंदुस्तान को उसकी गोल्ड मेडल की आस थी, उसको जो है अब जो है वो गोल्ड मेडल आकर वो आज से उम्मीदें हैं ऊपर खरी उतरेगी। और वहीं ओलंपिक से एक और अच्छी खबर, आज नीरज चोपड़ा भी गोल्ड के लिए भाला फेंकेंगे। पहले थ्रो में ही फाइनल में जगह पक्की कर ली नीरज चोपड़ा ने। ग्रुप 2 में भाला फेंकने वाले में पहला स्थान हासिल हुआ। तो देखिए फाइनल में नीरज चोपड़ा पहले थ्रो में ही काम तमाम कर दिया उन्होंने। पेरिस ओलंपिक के फाइनल में पहुंचे हैं नीरज चोपड़ा। पहले ही थ्रो में 89.34 मीटर के साथ फाइनल में पहुंच गए हैं। डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के लिए 84 मीटर पार करना जरूरी था। क्वालिफिकेशन में अपना अब तक का सबसे शानदार थ्रो फेंका है और क्वालिफिकेशन के साथ ही नीरज गोल्ड मेडल के लिए दावेदार बने हैं। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भी फाइनल में जगह बनाई है। और बात करें अगर भारतीय हॉकी टीम की, तो भारतीय हॉकी टीम का गोल्ड जीतने का सपना टूटा। सेमीफाइनल में जर्मनी ने हरा दिया। कल ब्रॉन्ज के लिए स्पेन से टक्कर होगी भारतीय हॉकी टीम की। और एजेंडा फुल एंड फाइनल में अब खबर है बाढ़ बारिश की। राजस्थान के कई इलाकों में जोरदार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। अजमेर में भी लगातार भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के बाद जलभराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। भारी बारिश की वजह से पुष्कर के सरोवर का जलस्तर बढ़ गया है। सरोवर का पानी ऊपर से बह रहा है। पानी की स्थिति को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने सरोवर के किनारे रह रहे लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। बारिश के कारण पुष्कर सरोवर का जलस्तर 25 फीट से ऊपर पहुंच गया, जिससे सरोवर के आसपास बने होटल्स और रिजॉर्ट्स में पानी घुसने का खतरा बढ़ गया है।